वेलकम बैक टू कपिल फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के लिए एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रैक्टिकली प्रोड्यूस किया था। उसके बाद लगातार रिसर्च चलती रही और अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर के 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी की। अब जो डिस्कवरी की, उस डिस्कवरी में जो 7 टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर हुई वो कुछ इस तरीके से हैं, जिनमें से पहली है गामा रेज, दूसरी है एक्स रे, तीसरी है अल्ट्रावायलेट रे, चौथी होती है बेटा विजिबल लाइट, पांचवी होती है इंफ्रारेड लाइट और 6 है माइक्रोवेव्स, और जो 7th वेव है उसका नाम है रेडियो वेव्स। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनमें से हर एक वेव की अपनी फ्रीक्वेंसी की सर्टेन रेंज होती है, सर्टेन वेवलेंथ की रेंज होती है, सर्टेन वेवलेंथ की भी रेंज होती है। तो बेटा अब जरा ध्यान से सुनेंगे जो वर्ड मैं आपसे कहने वाला हूं, एक एक वर्ड को बेटा बड़े ध्यान से सुनना है। होता ऐसा है, अब ये जो 7 टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अब यदि हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इनकी फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में और वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो अरेंज करने पर जो टेबल फॉर्म होती है ना बेटा, उस टेबल को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, बड़े ही ध्यान से आप लोग सुनेंगे। यदि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इनकी फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में और वेवलेंथ की रेंज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि हम अरेंज कर दें, तो अरेंज करने पर जो टेबल फॉर्म होती है ना बेटा, उस टेबल को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक बात मैं आपसे यह भी बता दूं बेटा, ये जो टेबल आपके सामने दिखाई दे रही है, ये टेबल आपको अभी के अभी और साथ के साथ याद करनी है, क्योंकि अगर आप इस यूनिट में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। यदि किसी बच्चे को ये टेबल याद नहीं है तो वो इस यूनिट में आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं अब आपको बताऊंगा कि इस टेबल के ही बेसिस पर पेपर में जो सवाल पूछे जाते हैं वो किस तरीके से आते हैं और उनका हमें किस तरीके से जवाब देना होता है। इसकी बेटा कोई शॉर्ट ट्रिक मेरे पास में नहीं है, ये टेबल ऐसे है तो ऐसे ही हमें याद करनी होगी। अब हम बात करेंगे कि पेपर में सवाल इस टेबल से रिलेटेड किस तरीके से पूछा जाता है। पेपर में सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, वो आपको पेपर में आपको कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दे देगा और कहेगा कि इस वेव का मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, वो पूछ लेगा। वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है वो पूछ लेगा, या फिर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वेवलेंथ की रेंज भी पूछी जा सकती है, और पूछ सकता है वो फिर 1 या 2 उस वेव के यूज। बड़े ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब जो ये सवाल उसने पूछा है, इस सवाल को वो बेटा उल्टा भी पूछ सकता है। हो सकता है आपको किसी भी वेव के लिए एक फ्रीक्वेंसी की रेंज दे देगा और कहेगा उस फ्रीक्वेंसी की रेंज के बेसिस पर बताइए कि ये वेव आखिर कौन सी है, उस वेव का नाम पूछ लेगा। उस वेव के मेथड ऑफ प्रोडक्शन पूछ सकता है, यूजेस पूछ सकता है। इस तरीके से बेटा पेपर में सवाल पूछा जाता है। तो मैं इसीलिए बार बार आपसे बोल रहा हूं कि सबसे पहले आपको जो टेबल ये दिखाई दे रही है, ये टेबल आपको अभी के अभी साथ के साथ याद करनी है, क्योंकि इस यूनिट का ये जो यूनिट है ना बेटा, ये बहुत ही छोटी है और इस यूनिट का जो वेटेज है वो है बहुत ही ज्यादा। अब इनमें से जो वेव्स आपको दिखाई दे रही हैं, इनमें से मैं सिर्फ 1 या 2 के आपको यूजेस, मेथड ऑफ प्रोडक्शन यहां पर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बाकी सब बेटा आपको होगा ऐसा कि स्क्रीन पर मैं एक स्लाइड से शो करूंगा और उसके बेसिस पर आप वहां से देखेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे साथ के साथ। चलिए बात करते हैं हम यहां पर पहली वेव की, जिसका नाम है
गामा रेज। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं ना, ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, गामा रेज हमेशा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के न्यूक्लियाई से जनरेट होती हैं, न्यूक्लियाई से जनरेट होती हैं। तो ये है इसका मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब यदि बात करें इनके यूजेस की, इनके यूजेस की, तो जो ये गामा रेज होती है ना, जितने भी, जैसे मैं आपसे बता दूं, कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है बेटा, कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी हम किसका यूज करते हैं, गामा रेज यूज होती हैं। और ट्यूमर का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें भी कौन सी वेव्स यूज होती हैं, गामा रेज यूज होती हैं। इस तरीके से आप गामा रेज के यूज भी याद कर लेंगे। बात करेंगे नेक्स्ट अब हम आपसे एक्स रेज की। किसकी बेटा जी, एक्स रेज की। तो होता ऐसा है, यदि हम हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स की, बड़े ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, यदि हम हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स की एक ऐसे मेटेलिक टारगेट के ऊपर बम्बार्डिंग कराएं जिसका मास नंबर बहुत ज्यादा होता है, मास नंबर हाई होता है, तो वहां से गामा रेज का प्रोडक्शन होता है बेटा। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। जब हम हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स की एक ऐसे मेटेलिक टारगेट के ऊपर बम्बार्डिंग करते हैं जिसका मास नंबर हाई होता है, तो वहां से एक्स रेज का प्रोडक्शन होता है, वहां से एक्स रेज का प्रोडक्शन होता है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस की। अब जैसा कि आप सभी जानते हो, किसी की किडनी में स्टोन है तो उसके लिए हम क्या कराते हैं, एक्सरे। किडनी में स्टोन का साइज क्या है वो सब चीज मेजर करने के लिए हम क्या कराते हैं, एक्सरे। तो एक्सरे का एक यूज तो ये हो गया। या मान के चलो किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाए तो उसके लिए भी हमें क्या कराना पड़ता है, एक्सरे। तो बेटा ये होते हैं एक्सरेज के अपने यूजेस। अब बाकी हम बात करेंगे अल्ट्रावायलेट रेज की। किसकी बेटा, अल्ट्रावायलेट रेज की। तो अल्ट्रावायलेट रेज के लिए है ना, मैं आपके सामने स्क्रीन पर इसके मेथड ऑफ प्रोडक्शन और इसके यूजेस शो कर रहा हूं बेटा। आपको सिर्फ करना इतना होगा कि वीडियो को बीच में पॉज करेंगे और इसके मेथड ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ेंगे। ये कहाँ यूज होती है ये आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा और अपनी कॉपी पर भी लिखना होगा। सेम उसी तरीके से मैं 1 बाय 1 करके बाकी, जैसे इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड लाइट हो गई, माइक्रोवेव हो गई और बेटा ये रेडियो वेव्स हो गई, इनके लिए आपको स्क्रीन पर उसी तरीके से बेटा शो करूंगा स्लाइड्स, और आपको वहां पर बार बार वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके बेटा इनके यूजेस, इनके मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी कॉपी पर भी नोट करने हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। चलिए बच्चों सॉल्व करेंगे एक नया सवाल। सवाल आपके लिए ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एनी कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए इन ऑप्शंस में से कौन सा सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऑप्शन 1 है आपके लिए ए चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑप्शन बी है आपके लिए ए चार्ज इज एट रेस्ट। ऑप्शन सी है आपके लिए ए चार्ज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोडक्शन के लिए चार्ज का एक्सीलरेटेड मोशन होना जरूरी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तभी प्रोड्यूस हो सकती हैं जब चार्ज का मोशन एक्सीलरेटेड होता है। तो यदि मैं आपसे बात करूं ऑप्शन नंबर 1 की, तो ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया है कि ए चार्ज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये बात आप सभी जानते हैं कि जब एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती है तो उसका एक्सीलरेशन 0 होता है। तो पहला जो ऑप्शन है ये तो हो नहीं सकता। बात करेंगे सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन में कहा गया कि ए चार्ज इज एट रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज तो रेस्ट में है, जब चार्ज रेस्ट में है तो ये भी एक्सीलरेटेड मोशन नहीं हो सकता। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 की। तो थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि ए चार्ज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि जब कोई एक बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में चल रही होती है तो उसका जो मोशन होता है ना वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है। ये बात आपने 11th क्लास में साफ साफ पढ़ी होगी कि जब एक बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में चल रही होती है तो वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है और उस एक्सीलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अरे बच्चों वही ना जो आपने वहां पर 11th में पढ़ी होगी कि जो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर बॉडी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है
उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो वही बे सेम बात यहां पर आती है कि जब ये चार्ज सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा ना, तो डेफिनेटली इसका जो मोशन होगा वो होगा बेटा एक्सीलरेटेड मोशन। तो इस सवाल के लिए जो आपका ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन थर्ड। चलिए देखते हैं अब एक नया सवाल। चलिए बच्चों फटाफट से देखते हैं एक नया सवाल। सवाल में आपके लिए कहा गया है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स रिलेटिव टू ईच अदर एंड रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब सवाल में पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और होता है मैग्नेटिक फील्ड, और जो वेव के चलने की डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के लिए किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये दोनों फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के। तो बेटा यही होगा इसका आंसर। मैं फिर से बोलूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और साथ में परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के भी। चलिए फटाफट से देखेंगे एक नया सवाल फिर से। चलो बच्चों एक सवाल फिर से आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल में कहा गया है कि ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स अलोंग जेड डायरेक्शन। एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि जेड डायरेक्शन में चल रही है, और पूछा यह गया है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। मतलब एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि जेड डायरेक्शन में चल रही है, तो आपसे यह पूछा गया है कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो किस डायरेक्शन में होंगे। चलो बात करते हैं बच्चों इसके सॉल्यूशन की। जैसा आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वेव के चलने की डायरेक्शन के कैसे होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। तो अब यदि वेव चल रही है जेड डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके भी परपेंडिकुलर होगा कौन, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा कौन सी डायरेक्शन में बेटा जी, वाई डायरेक्शन में, और जो होगा कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो होगा कौन सी डायरेक्शन में बेटा जी, एक्स डायरेक्शन में। क्योंकि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों ही एक दूसरे के कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो आंसर को चेंज भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई में ले सकते हो और मैग्नेटिक फील्ड को किस में ले सकते हो, एक्स में। दोनों ही ऑप्शन आपके पास में है, जैसे चाहो वैसे आप आंसर बता सकते हो। चलिए फटाफट से अब बात करेंगे एक नए सवाल की। चलिए बच्चों फिर से बात करेंगे एक नए क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, लेकिन मैं फिर भी आपको बेटा एक्सप्लेन करके बताता हूं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन सेम फॉर द माइक्रोवेव ऑफ वेवलेंथ 1 mm एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ 1600 एंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम। मतलब क्वेश्चन में यह पूछा गया है बेटा कि हमारे पास में एक तो है माइक्रोवेव जिसकी वेवलेंथ कितनी गिवन है बेटा, 1 mm, और एक है हमारे पास में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ कितनी गिवन है बेटा, 1600 एंगस्ट्रॉम। जब ये दोनों ही वेव्स वैक्यूम के अंदर से ट्रेवल कर रही होती हैं तो ट्रेवल करते समय इनकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी, बोले तो कांस्टेंट रहेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी से कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम के अंदर से ट्रेवल कर रही होती हैं तो करते समय उनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है, लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तो यहां पर होगा क्या बेटा, जब ये माइक्रोवेव और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दोनों ही वैक्यूम के अंदर से ट्रेवल करेंगे तो दोनों की ही स्पीड कितनी होगी बेटा, लाइट की स्पीड के बराबर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों वेव्स वैक्यूम के अंदर से ट्रेवल करेंगी तो ट्रेवल करते समय इनकी स्पीड कैसी होगी, सेम। क्लियर है बेटा। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं एक नया सवाल। सवाल में पूछा यह गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इंफ्रारेड रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज। मतलब क्या इस चीज का कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो और जो इंफ्रारेड रेज होती हैं वो, उनके चलने की जो स्पीड होती है उस स्पीड का रेशियो कितना होता है, वो रेशियो आपसे पूछा गया है। तो आप सभी बेटा ये जानते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो सभी सेम स्पीड से चलती हैं वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम के अंदर। तो जितनी स्पीड से यहां पर इंफ्रारेड रे चलेगी उतनी ही स्पीड से चलेगी कौन सी रे बेटा, अल्ट्रावायलेट रेज।
तो जब स्पीड दोनों की सेम है तो रेशियो कितना आएगा निकलकर 1:1। तो यहां पर आपका आंसर हो जाता है बेटा 1:1। चलिए बच्चों बात करते हैं नए सवाल की। सवाल में पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सनलाइट बाय ओजोन लेयर। तो क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो ओजोन लेयर होती है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट को एब्जॉर्ब करती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो ओजोन लेयर जो होती है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो बेटा ओजोन लेयर के थ्रू क्या की जाती है, एब्जॉर्ब। चलिए फिर से बात करेंगे एक नए सवाल की। इस बार सवाल में पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज द लार्जेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ना उसमें से किस पार्ट की सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो ये जो गामा रेज होती है ना इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गामा रेज। चलिए बच्चों बात करेंगे नए क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मैं बताता हूं। क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा कि नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। मतलब एयरक्राफ्ट नेविगेशन के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के किस पार्ट को यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होता है माइक्रोवेव्स, क्योंकि जो माइक्रोवेव्स होती है ना वो एयरक्राफ्ट नेविगेशन के अंदर यूज की जाती हैं। चलिए फिर से देखेंगे एक नया सवाल। इस बार नया सवाल आपके लिए ये है कि विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इज इन ऑपरेटिंग अ रडार। मतलब क्या हुआ, जो रडार होता है उस रडार के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट को यूज करते हैं। तो इसका भी जो आंसर होगा ना बेटा वो भी आपके लिए माइक्रोवेव ही होगा। रडार के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी माइक्रोवेव्स ही यूज होती हैं। चलिए फिर से बात करेंगे एक नए सवाल की। इस बार नया सवाल ये है कि व्हाई आर माइक्रोवेव्स यूज्ड इन रडार। सवाल में ये पूछा गया है बेटा कि जो माइक्रोवेव्स होती है ना उन्हें हम रडार के अंदर क्यों यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर होगा बेटा वो ये है कि जो ये माइक्रोवेव्स होती हैं ना, माइक्रोवेव्स होती हैं ये बिना बेंड हुए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हैं, जिसकी वजह से माइक्रोवेव्स को हम रडार सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। चलिए फिर से अब हम बात करेंगे एक नए सवाल की। नया सवाल बेटा आपके लिए ये है कि नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब सवाल में पूछा गया है कि किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज करते हैं। तो बेटा आप सभी जानते हैं, आपने एक्सरे के यूजेस में पढ़ा होगा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए हम एक्सरे को यूज करते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर एक्स रेज। चलिए बच्चों बात करेंगे आपसे नए सवाल की। नए सवाल में पूछा यह गया है कि नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट थ्रू हेज एंड फॉग। मतलब क्या हुआ, मतलब यह है कि जब धुंध या कोहरा होता है उस टाइम पर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को व्यू करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के किस रेडिएशन को यूज करते हैं। तो बेटा इसका जो आंसर है ना वो होता है इंफ्रारेड लाइट। हेज और फॉग के टाइम पर हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली व्यू करने के लिए इंफ्रारेड लाइट का यूज करते हैं। बात करेंगे बेटा एक नए सवाल की। नए सवाल में पूछा गया है कि हाउ आर एक्सरे प्रोड्यूस्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस्ड होती हैं, उनके यूज भी बताए थे स्टार्टिंग में, फिर एक बार दोबारा से डिस्कस कर देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। तो बेटा जब हम हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स की एक ऐसे मेटेलिक टारगेट के ऊपर बम्बार्डिंग कराते हैं जिसका मास नंबर हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो बेटा वहां से है ना जो वेव प्रोड्यूस होती हैं वो होती है एक्स रेज। कौन सी होती है, एक्स रेज। एक बार फिर से सुन लेंगे। जब हम हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की एक ऐसे मेटेलिक टारगेट के ऊपर बम्बार्डिंग कराते हैं जिनका मास नंबर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वहां से जो वेव प्रोड्यूस होती है ना बेटा वो होती है एक्स रे। चलिए फिर से बात करेंगे बेटा एक नए सवाल की। नया सवाल आपके लिए ये है कि द बम्बार्डमेंट ऑफ मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेम दीज वेव्स। मतलब जब हम मेटेलिक टारगेट के ऊपर
हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट जो होती हैं वो कौन सी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि मैंने अभी पहले ही इससे पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, तो उसके हिसाब से आंसर क्या होगा बेटा, आप खुद बताएंगे इस बात को। जल्दी जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये हुई ना बात, इसका आंसर होगा एक्सरे। हाँ तो बच्चों फिर से पेश है आपके सामने एक नया सवाल। सवाल में यह पूछा गया है कि हाउ डज एन ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि जो ऑसिलेटिंग चार्ज होता है ना बेटा वो किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है, ये आपको बताना है। तो बेटा सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बड़े ही गौर से आपको सुनना है। मेरी एक एक बात को बेटा बड़े ही ध्यान से आप लोग सुनेंगे। देखिए होता ऐसा है कि यदि हमारे पास में कोई एक स्टेशनरी चार्ज है, यदि हमारे पास में कोई एक स्टेशनरी चार्ज है तो बेटा केवल एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। स्टेशनरी चार्ज केवल प्रोड्यूस कर सकता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब कोई एक चार्ज मोशन में होता है तो जो मूविंग चार्ज होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो सोर्स होता ही होता है, साथ में वो सोर्स होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का भी। क्योंकि जब चार्ज मोशन में होगा तो चार्ज मोशन में होगा तो उसके टाइम पर बेटा वो क्या होगा, करंट जनरेट करेगा, और करंट की वजह से क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ सोर्स होता है बेटा किस चीज का, मैग्नेटिक फील्ड का। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है ऑसिलेटिंग चार्ज, तो जो ऑसिलेटिंग चार्ज होगा तो उस जब चार्ज बेटा ऑसिलेट करेगा तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा उसका भी नेचर कैसा होगा बेटा, ऑसिलेटिंग। फिर जब चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग नेचर का आया, और चार्ज की वजह से ही प्रोड्यूस होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर भी कैसा होगा बेटा, बताइए, ऑसिलेटिंग। जब चार्ज ऑसिलेट करेगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा वो भी ऑसिलेटिंग होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी कैसा होगा, ऑसिलेटिंग। और बेटा हमें इन्हीं दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर बेटा जो ऑसिलेटिंग चार्ज होता है ना वो वास्तव में एक सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने का। ठीक है, चलिए बच्चों जिक्र करते हैं एक नए सवाल का। नया सवाल आपके सामने है। सवाल में क्या कहा गया है मैं एक्सप्लेन करता हूं, और बेटा याद रखें ये जो क्वेश्चन है ना ये इस यूनिट का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक एक बात को बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और गौर से देखेंगे बेटा। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर प्रेजेंट जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो आपको इतना दे रखा है। इतना बोले तो 30 sin 2 × 10⁻11t प्लस 300 πx वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इतना दिया गया है। अब इन्होंने फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम जिक्र कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, और बी पार्ट में इन्होंने पूछा है बेटा कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी और किस डायरेक्शन में होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं बेटा। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो ये जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी गई है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में सफिक्स में लगा है y, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना, ये जो दी गई इक्वेशन है इसे लिख देंगे बेटा, मान लेंगे ये है गिवन इक्वेशन। ये है बेटा कौन सी इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। अब आपने बेटा क्लास 11th में वेव्स के लिए बेटा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी होगी, वेव्स के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी होगी। अब जब वेव प्रोपेगेट हो रही होती है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में एक इक्वेशन होती है बेटा, y = a sin 2π स्मॉल t बाई कैपिटल T प्लस में होता है बेटा 2πx/λ। अब होता ऐसा है, यहां पर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिपेंड होता है। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस और माइनस दोनों ही साइन, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो पॉजिटिव ले लेंगे और नहीं होगी तो नेगेटिव ले लेंगे। तो देखिए बेटा जब बात करेंगे इस इक्वेशन की तो ये होती है वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के बेसिस पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम इसकी इक्वेशन तैयार करेंगे। तो मैंने लिखा यदि मैं इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो बेटा ये हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टैंडर्ड इक्वेशन की। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्मेट में यदि लिखना हो तो यहां तो है बेटा y, लेकिन हम यहां पर लिखेंगे बेटा कितना, e, और वो भी सो कौन सी डायरेक्शन में, y में। यहां पर होता है बेटा ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है बेटा E0,
जिसे हम पीक वैल्यू भी बोलते हैं ई नॉट, और बाकी सारा पार्ट एज इट इज रहेगा। तो ये बन जाएगा बेटा साइन 2 पाई स्मॉल टी, और डिवाइड बाई होगा बेटा कितना, कैपिटल टी, प्लस में आएगा कितना 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ये होती है बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसकी इतनी हो जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है ये है बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन, और ये है बेटा कौन सी इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो ये गिवन इक्वेशन है ना, ये जो गिवन इक्वेशन है मैंने इसे नाम दिया बेटा इक्वेशन नंबर 1, और स्टैंडर्ड इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया बेटा क्या, 2। अब आप मेरे कहने से इन दोनों ही इक्वेशंस को कर लीजिए बेटा कंपेयर। जब कंपेयर करोगे तो यहां पर बेटा जो आया हुआ ई वाई है वो ई वाई से मैच होगा। अब यहां पर आया हुआ जो ई नॉट है उसकी जगह पर कौन है, 30। तो मैंने लिखा बेटा ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर यहां पर बेटा जो ई नॉट आएगा, कितना आएगा बेटा ई नॉट, वो ई नॉट निकल कर आएगा कितना बेटा 30 वोल्ट पर मीटर, 30 वोल्ट पर मीटर। फिर आप देखिए इतने पार्ट को, इस वेव का जो इतना पार्ट है जब उसे इससे मैच करेंगे तो यहां पर स्मॉल टी की जगह तो स्मॉल टी है, स्मॉल टी की जगह पर क्या है बेटा स्मॉल टी, बचा कितना ये 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी। अब इतने की जो वैल्यू है यहां पर वो बेटा कितनी दे रखी है आपको 2 इंटू 10 टू दी पावर कितना 11। फिर हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट आपसे इस वाले पार्ट की। जब हम इस वाले पार्ट को यहां पर कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करते समय बेटा यहां पर x को x ने बैलेंस किया, पाई की जगह पर पाई है, तो नीचे बचा बेटा ये 2 बाई लैम्डा, 2 बाई लैम्डा। जब यहां से बेटा हम 2 बाई लैम्डा का जिक्र करेंगे तो 2 बाई लैम्डा की जगह पर यहां कौन है 300, तो यहां से 2 बाई लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा कितना 300। जब यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू कितना बेटा, लैम्डा इक्वल्स टू कितना बेटा, ये हो जाएगा 2 बाई 300, 2 बाई 300। इसे यहां से आप कट कर दीजिए तो यहां से बेटा लैम्डा का जो आंसर आएगा ना वो आएगा बेटा कितना 1 बाई 150, 1 बाई 150 इतने मीटर। आप चाहो तो इसे और भी सॉल्व कर सकते हो, डिवाइड करके जो भी होगा बेटा आपका वो फाइनल आंसर होगा दूसरे वाला। आप चाहो तो इसे इतना भी छोड़ सकते हो। तो अभी तक इसका बेटा पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में पूछा गया है बेटा कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी। जिस तरीके से आपने वेव की इस इक्वेशन के बेसिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखी थी, आप सेम उसी तरीके से बेटा अब इस इक्वेशन के बेसिस पर मैग्नेटिक फील्ड की भी एक इक्वेशन तैयार करेंगे। तो यहां पर यदि मुझे मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी होती तो मैं लिखता हूं बेटा कि यहां पर जो होगी इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले एक बात और भी कहूंगा, आप एक बार बेटा फिर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को देखिए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में यहां पर आया है बेटा कौन y, तो इसका मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में लगा हुआ है y डायरेक्शन में। तो यहां से हम लिख देंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो यहां पर क्या होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्ट कर रहा है कौन सी डायरेक्शन में y डायरेक्शन में। अब क्योंकि यहां पर आया है बेटा कितना ये x, इस x का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रही है कौन सी डायरेक्शन में बेटा x डायरेक्शन में। तो यहां से जो वेव की डायरेक्शन होगी, वेव के चलने की जो डायरेक्शन होगी वो होगी कौन सी डायरेक्शन बेटा x। तो अब आप खुद ही बताइए वेव चल रही है कौन सी डायरेक्शन में बेटा x डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है कौन सी डायरेक्शन में बेटा y डायरेक्शन में। तो बचा मैग्नेटिक फील्ड, तो आप ही बताइए मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा बेटा y डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में होगा y डायरेक्शन में। तो जब हम यहां पर बेटा इस इक्वेशन के बेसिस पर मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यह बात क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में बेटा z। तो b के साथ में बेटा आपको सफिक्स में z लिखना ही होगा। अब यहां पर इसका एम्पलीट्यूड a है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी b नॉट, और बाकी सारा पार्ट आप एज इट इज लिख ही दोगे। तो ये बन जाएगा बेटा कितना यहां से 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी प्लस आएगा कितना बेटा 2 पाई एक्स अपॉन कितना लैम्डा। अब इस इक्वेशन में पहले आपको नीड है बेटा किस चीज की बी नॉट की, आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा बी नॉट। क्या फाइंड करना पड़ेगा बेटा बी नॉट। तो जरा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बेटा हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेव के लिए ई नॉट में यदि बी नॉट से डिवाइड करें
ई नॉट में किससे डिवाइड करें बेटा, बी नॉट से। तो ये जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, सी के। तो यहां से अगर आपको लिखना हो बी नॉट, तो बी नॉट की जो वैल्यू होगी ना बेटा वो होगी ई नॉट बाई कितना, सी, ई नॉट बाई सी। और ई नॉट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ई नॉट की वैल्यू यहां से बेटा कंपेयर करने पर कितनी मिली थी, 30। तो हम लिख सकते हैं बेटा कितना, 30 बाई सी की वैल्यू होते 3 इंटू 10 टू द पावर कितना बेटा 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इसे 3 से कट करेंगे तो कितने टाइम्स 10, ये 10 टू द पावर 8 ऊपर जाएगा तो कितना होगा बेटा 10 टू द पावर -8। तो इसे सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा बेटा कि जो बी नॉट होगा ना वो होगा 10 टू द पावर -7 टेस्ला। ये आ जाएगा निकल कर कौन बेटा, बी। अब इन सारी वैल्यूज को उठा करके बेटा हम बी की इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहां से जो बी जेड होगा ना बेटा, बी जेड होगा वो हो जाएगा बेटा बी नॉट पहले, और बी नॉट की वैल्यू हमने अभी कितनी फाइंड की है, 10 टू द पावर -7। तो ये हो जाएगा बेटा 10 टू द पावर -7 इंटू, बात करते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी की। जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर किया था तो वहां से बेटा 2 पाई बाई कैपिटल टी की वैल्यू कितनी आई थी, 2 इंटू 10 टू द पावर कितना 11। तो ये वैल्यू यहां पर आप पुट करेंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर कितना बेटा 11। बच्चा स्मॉल टी एज इट इज लिखो प्लस। अब बात करते हैं किस चीज की बेटा, 2 बाई लैम्डा, क्योंकि मैंने 2 बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी निकाली थी बेटा 300। तो यहां से ये हो जाएगा कितना 300, और इंटू में आएगा कौन बेटा, ये कौन बचा, पाई इंटू एक्स, पाई इंटू एक्स। तो ये होगी बेटा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बेटा अभी के अभी नोट करना है और प्रैक्टिस भी करनी है आपको इसकी अभी के अभी।